बच्चों, अकाउंटेंसी एक सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट का कोई ना कोई बेस होता है। जैसे इंग्लिश ग्रामर पे बेस होती है, हिंदी व्याकरण बेस होती है, मैथ फॉर्मूला पे बेस होती है। उसी प्रकार से अकाउंटेंसी बेस्ड होती है डबल एंट्री सिस्टम पर। द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ विच, किसका बेसिक प्रिंसिपल? अकाउंटेंसी का नहीं, डबल एंट्री सिस्टम का। दैट एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो डबल एंट्री सिस्टम का बेसिक प्रिंसिपल है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन को, लेन देन को, जो बिजनेस के लेन देन हो रहे हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दो। पहला है डेबिट, दूसरा है क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में आप डीआर लिखोगे, क्रेडिट को सीआर लिखोगे। डीआर की फुल फॉर्म हो जाती है डेबिट इन रिकॉर्ड और सीआर की फुल फॉर्म हो जाती है क्रेडिट इन रिकॉर्ड। ओके, अब ट्रांजेक्शन को डेबिट और क्रेडिट में डिवाइड कैसे करें? देयर आर थ्री अकाउंट्स फॉर डिवाइडिंग द ट्रांजेक्शन इनटू डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट में ट्रांजेक्शन को डिवाइड करने के लिए हमारे पास तीन अकाउंट हैं। कौन कौन से हैं? पहला है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है रियल अकाउंट्स और तीसरा है नॉन रियल या नॉमिनल अकाउंट। नॉन रियल नॉमिनल एक ही बात होती है। तो ये तीन अकाउंट हैं। अब मान लो आप कहीं पे इंग्लिश पढ़ने गए पहली बार और आपसे कहा गया कि टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। आपने कहा ठीक है। अब टीचर ने बोला देखो प्रेजेंट में इंडेफिनिट भी होता है, परफेक्ट भी होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। आपने कहा ठीक है साहब। अब उसने कहा बताओ राम घर जा रहा है, कौन सा टेंस है? तो आप कहोगे हमें क्या मालूम कौन सा टेंस है। तो टीचर कह रहा है क्यों, अभी बताया नहीं था तुम्हें? तीन तीन होते हैं प्रेजेंट में, इंडेफिनिट, परफेक्ट, कंटिन्यूअस। तो तुम बोलोगे भैया हमें तो यही नहीं पता है कि प्रेजेंट क्या है, इंडेफिनिट क्या है, परफेक्ट क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, हम क्या बताएं कौन सा टेंस है। तो टीचर ने आपको बताया चलो पहचान लिख लो। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते आएंगे वो इंडेफिनिट है, रहा है, रही आएंगे वो कंटिन्यूस है, चुका है, चुकी आएंगे वो परफेक्ट है। तो तुमने कहा ठीक है राम घर जा रहा है तो कंटिन्यूस है। यानी जब आपको टेंस की पहचान बता दी तो आपने बता दिया कौन सा टेंस है। उसी प्रकार से हमने आपको बताया कि तीन अकाउंट हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो सबसे पहला हम इन अकाउंट्स की आइडेंटिफिकेशन पर ध्यान देंगे, पहचान पर ध्यान देंगे कि हम पहचानेंगे कैसे ही कौन सा अकाउंट है। तो चलो अब चलते हैं आइडेंटिफिकेशन पर। तो पहला है पर्सनल अकाउंट। इफ द नेम ऑफ एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन अपीयर इन द ट्रांजेक्शन, यानी अगर सौदे में किसी व्यक्ति या संस्था का नाम आ जाए, देन इट विल बी रिलेटेड टू पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा। ठीक है। अब ये ध्यान रखना, जो ये आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता रहा हूं ये टू थर्ड आइडेंटिफिकेशन है। यानी पर्सनल अकाउंट में एक प्रकार का पर्सनल अकाउंट और होता है, तीन इसके टाइप होते हैं। हमने आपको अभी पर्सन बता दिया, ऑर्गेनाइजेशन बता दिया, एक और होता है पर वो मैं आपको बाद में बताऊंगा फाउंडेशन सीरीज में। आगे जब बढ़ते जाएंगे तब मैं आपको समझाता चलूंगा। अभी आपको अगर आपको समझाने बैठूंगा तो समझ में नहीं आएगा, तो अभी जितना समझा रहा हूं उसी पर ध्यान दो। तो अब मान लो ट्रांजेक्शन में किसी व्यक्ति का नाम आया, राम, मोहन, सोहन, हरि, राहुल, रवि, वो पर्सनल अकाउंट हो गया, समझ में आ गया आपको। लेकिन कोई संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन पर्सनल अकाउंट कैसे हो गई? सोचो कि कोई कंपनी है तो वो व्यक्ति तो है नहीं है, आदमी तो है नहीं है, तो उसको आदमी के बराबर अपन ने कैसे रख लिया? अच्छी तरह समझना इस पॉइंट को। मान लो आपसे पूछा जाए कि संस्था जो होती है वो पर्सनल अकाउंट में कैसे आ गई, व्यक्ति के बराबर कैसे हो गई? तो अकाउंट आपको बता रहा है कि देखो जो एक कंपनी है, संस्था है, वो मेरी निगाह में आर्टिफिशियल ह्यूमन है, कृत्रिम व्यक्ति है, नकली व्यक्ति है, जो दिख नहीं रहा है, सांस नहीं ले रहा है, लेकिन बिजनेस के फील्ड में वही काम कर रहा है, वो सारे अधिकार रख रहा है जो व्यक्ति रखता है। तो तुमने कहा कैसे भैया, हमें तो समझ में नहीं आया। अकाउंट तुम्हें समझा रहा है कि बिजनेस में एक आदमी क्या काम करेगा? माल बेचेगा, माल खरीदेगा, रुपए लेगा, रुपए देगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यही पांच काम करेगा ना मेनली। तो अकाउंट कह रहा है देखो ये पांच काम कंपनी अपने नाम से कर रही है। जैसा मान लो आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खोलने गए, स्टेट बैंक है या पीएनबी है, एक्सिस बैंक है, कोई बैंक का, आप उसमें अपना अकाउंट खोलने गए, तो क्या होगा, आपको एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आप रुपए जमा करोगे। अब रुपए जब जमा करोगे तो कोई कैशियर होगा, उसी के पास जमा करोगे। हाँ, अब मान लो कैशियर आपसे बोल रहा है भैया मेरा नाम राम है। आपने अच्छी बात है भैया राम, ये मेरे रुपए जमा कर लो। उसने रुपए जमा कर लिए। अब आप मान लो 5 दिन निकालने जाते हो तो क्या बैंक आपसे ये कहेगी कि जिसको दिए थे उससे ले लो? राम को दिए थे राम से मांगो, ऐसा बोलेगी क्या? आपने राम को दिए थे, बैंक को दिए थे? बैंक को दिए थे, है ना। तो वहां पर जितने लोग काम कर रहे हैं वो बैंक की तरफ से काम कर रहे हैं। तो बैंक क्या कर रही है, अपने नाम से रुपए जमा कर रही है, अपने नाम से रुपए दे रही है। अब ऐसे ही सोचो कि आपने किसी कंपनी की मान लो टीवी खरीदी, आपने सैमसंग की टीवी खरीद ली और आपको गारंटी मिली 2 साल की। अब टीवी खराब हो गई है और आप उसको एक्सचेंज करवाना चाह रहे हो, कंपनी एक्सचेंज नहीं कर रही है। तो आप जब केस करोगे तो कंपनी के ऊपर ही तो केस करोगे ना, डीलर के ऊपर थोड़ी केस कर दोगे। तो कंपनी क्या कर रही है, अपने नाम से माल बेच रही है, अपने नाम से खरीद रही है, अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो कंपनी वो सारे काम कर रही है जो व्यक्ति करता है, इसलिए इसको पर्सनल अकाउंट में रखा जाता है। समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से। ऊपरी ऊपरी नहीं समझना है, बहुत गहराई में चल के समझना है। अब चलते हैं रियल अकाउंट की तरफ। अब नाम से क्लियर है, रियल यानी वास्तविक।
दीज अकाउंट्स आर रिलेटेड टू रियल थिंग्स विच कैन बी सीन और टच्ड। अब देखो यहाँ 50% लिखा हुआ है, यानी जो ये आइडेंटिफिकेशन है ये आधी आइडेंटिफिकेशन है। रियल अकाउंट में ऐसे भी आइटम जाते हैं दिखते नहीं है, लेकिन अभी उसको नहीं समझेंगे, अभी हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलते हैं। तो अभी जितना समझा रहा हूं उसी पे ध्यान दो कि ये अकाउंट रिलेटेड होते हैं रियल थिंग से जो आपको दिखाई दें। जैसे मैं बोलूं कि ट्रक खरीदा, तो अब ट्रक तो आपको दिखाई देगा ना, ट्रांजेक्शन ट्रक की बात हो रही, ट्रक आपको दिखाई देगा तो वो रियल हो गया। हम बोल रहे हैं रुपए दिए तो रुपए भी दिखाई देंगे, रियल हो गए। तो जो चीज आपको दिखाई दे, जिसको आप छू सको, वो रियल है। अब ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, आपको कहोगे अरुण भी तो दिखाई देगा। अरे अरुण तो एक आदमी है, आदमी है तो वो पर्सनल में जाएगा, यहां वस्तु की बात हो रही है। ठीक। तीसरा अंतिम है नॉमिनल या नॉन रियल, इसको ध्यान से सुनना। दीज आर नॉमिनल, यानी ये खाते नाम मात्र के होते हैं। दे डू नॉट हैव एनी एग्जिस्टेंस, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। दे ओनली क्लियर द नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये सिर्फ सौदे की प्रकृति स्पष्ट करते हैं। दीज इंक्लूड्स एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड प्रॉफिट, इनमें खर्चे, हानि, आय और लाभ आते हैं। अब बच्चों ऐसी कौन सी चीजें हैं जो नाम की हैं? अकल से सुनो और ध्यान से समझना, ठीक है। मान लो मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने 10,000 रुपए किराया दे दिया, रेंट दे दिया, तो अब ये बताओ अपने दिमाग में जाके कि तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है, मैंने क्या दिया होगा? किराया कोई ऐसी चीज होगी जिसको मैंने दे दिया होगा? नहीं ना। क्या होगा किराया? किराया अगर दे रहे हैं तो रुपए दे रहे होगे ना। अब मैं बोल रहा हूं 10,000 रुपए सैलरी दे दी, तो क्या दिया होगा? रुपए दिए। 10,000 रुपए मजदूरी दे दी, अब क्या दिया? रुपए दिए। तीनों ही ट्रांजेक्शन अपन ने 10,000 रुपए दिए हैं ना। किराया कोई चीज है ना, सैलरी कोई चीज है ना, बेजेस कोई चीज है, लेकिन ये तीनों ही नाम सौदे का नेचर बता रहे हैं कि रुपए क्यों जा रहा है, कहां जा रहा है। मैं आपसे बोल रहा हूं कि 10,000 रुपए रेंट दे दिया, तो आप समझ जाओगे कोई जगह किराए पे ले रखी होगी, उसका रुपए दिया होगा। हमने बोला 10,000 रुपए सैलरी दी, तो आप समझ जाओगे कि कोई एम्प्लॉय होगा, उसको रुपए दिया होगा। हमने बोला 10,000 बेजिस दी, बेजिस मतलब मजदूरी होता है, तो आप समझ जाओगे मजदूर को रुपए दिए होंगे। तो किराया है, वेतन है या मजदूरी है, ये कुछ नहीं है, लेकिन ये सौदे का नेचर बता रहा है रुपया कहां जा रहा है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब देखो इनकी पहचान को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि आपको दोबारा ये पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं। आप सिर्फ नाम याद रखो, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अब देखो जब भी अपन कोई शब्द बोलते हैं ना, तो अपने दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनती है। मैं कुछ भी बोलूंगा तो उसकी एक तस्वीर बनेगी आपके दिमाग में। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि जो तस्वीर बन रही है वो क्या है। अगर व्यक्ति या संस्था की बन जाए तो पर्सनल है, कोई वस्तु की बन जाए तो रियल है, और जिसकी कोई तस्वीर ना बने, ब्लैंक हो जाए, वो नॉमिनल है। ठीक। अब मैं कुछ नाम बोलूंगा, आंख बंद कर लो। अब मैं कुछ नाम बोलूंगा, सोच के बोलते चलो तस्वीर बन रही है कि नहीं बन रही है। अमिताभ बच्चन बन गई, शाहरुख खान, सलमान खान, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, केला बनी ना केले की, पपीता, आम, कार, मशीन, चलो मशीन रहने दो, मशीन में कंफ्यूज हो जाओगे, ट्रक बन गई। अब कमीशन बनी कोई तस्वीर? नहीं बनी ना। किराया बनी कोई तस्वीर? जो तस्वीर बननी होगी रुपए की बननी होगी, यहां मैं किराए की बात कर रहा हूं, नहीं बनी ना। तो जिसकी तस्वीर नहीं बनी वो नॉमिनल, वस्तु की बन गई तो रियल, और व्यक्ति की बन गई तो पर्सनल, है ना। अब मैं बोलूं मान लो टाटा लिमिटेड, तो आप समझोगे कंपनी होगी टाटा लिमिटेड, तो पर्सनल हो गया। मैं बोल रहा हूं हरी, अब भले ही आपने हरी को नहीं देखा है, लेकिन ये तो समझ जाओगे हरी है तो कोई आदमी होगा, पर्सनल हो गया। ठीक। तो बस अपने दिमाग में जाना है और छांट लेना है, इतना सिंपल है। समझ में आ गया? अब ध्यान रखना, अपन लोगों को हर चीज किसमें बांटनी थी? डेबिट और क्रेडिट में। तो अब चलते अपन लोग रूल की तरफ कि अपन लोग डेबिट क्रेडिट में इन अकाउंट्स के हिसाब से किस प्रकार से ट्रांजेक्शन को डिवाइड करेंगे। तो चलो रूल देखते हैं। तो पहला पर्सनल अकाउंट का रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। अब अकाउंट का एक नियम गांठ बांध दो कि अपनी बुक्स में कभी अपना नाम नहीं लिखते। दूसरा, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा होगा आपको ये मान के सोचना है कि वो आपने किया। जैसे माल खरीदा तो आपने खरीदा, माल बेचा तो आपने बेचा, हर काम आप कर रहे हो। तो रूल क्या है पर्सनल का? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाला डीआर, देने वाला सीआर। अब मैं बोल रहा हूं और आपको बताना है कि पा रहा है कि दे रहा है। मोहन को माल बेचा, किसने बेचा? आपने बेचा। अगर आप मोहन को माल बेच रहे हो तो सोच के बताओ मोहन पा रहा है कि दे रहा है? पा रहा है ना, माल बेचा तो मोहन माल पा रहा है, तो वो डीआर हो जाएगा। अब यहां देखो आगे मत बढ़ जाना कि आप बोलो वो माल पाएगा तो वो रुपए देगा, हम रुपए की बात ही नहीं कर रहे हैं। जो ट्रांजेक्शन में लिखा है सिर्फ उसी पर हो। रवि से मशीन खरीदी, किसने खरीदी? आपने खरीदी। अब आप अगर रवि से मशीन खरीद रहे हो तो बताओ रवि पा रहा है कि दे रहा है? दे रहा है, तो वो सीआर हो जाएगा। बैंक में रुपए जमा किए, किसने किए? आपने किए। अब बैंक में अगर रुपए जमा कर रहे हो तो बताओ बैंक पा रही है कि दे रही है? पा रही है, हो गया डीआर। है बिल्कुल सिंपल। अब रियल का देखो,
रियल का रूल है डेबिट बार्ट्स कम्स इन, क्रेडिट बार्ट्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डीआर, जाने वाली सीआर। जो चीज आपके पास आएगी उसको डीआर साइड में लिख देना, जो जाएगी उसको सीआर साइड में लिख देना। जैसे मशीन बेची, किसने बेची? आपने बेची, हर चीज अपने ऊपर रखनी है। अब सोचो मशीन बेचोगे तो मशीन तुम्हारे पास आएगी कि जाएगी? जाएगी, हो गई सीआर। ट्रक खरीदा, ट्रक खरीदा, ट्रक आएगा कि जाएगा? आएगा, हो गया डीआर। बस अगर रियल हो तो सिर्फ ये देखो कि हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है। तीसरा अंतिम है नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट। खर्चे आने डीआर, आए ऑफ सीआर। अगर खर्चा हो तो डेबिट में लिख दो, इनकम हो तो क्रेडिट में लिख दो। मैं बोल रहा हूं रेंट रिसीव्ड, आपको रेंट मिल रहा है, किराया मिल रहा है, तो सोच के बताओ कि ये आपके लिए खर्चा कि इनकम है? मिल रहा है तो इनकम हुई ना, तो वो सीआर हो जाएगी। सैलरी पेड, सैलरी आप दे रहे हो, अगर सैलरी दे रहे हो तो खर्चा हुआ कि इनकम हुई? खर्चा हुआ, तो डीआर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बस ये रूल है आपके, इन्हीं के हिसाब से डेबिट क्रेडिट चलता रहेगा। अब एंट्री करने से पहले, डेबिट क्रेडिट में ट्रांजेक्शन डिवाइड करने से पहले जरा गुड्स के बारे में समझ लो। गुड्स क्या चीज है देखो जरा। गुड्स को हिंदी में बोलते हैं माल। गुड्स इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स विच आर परचेज फॉर रीसेल, यानी गुड्स में वो सारी वस्तुएं आ जाएंगी जो आपने बेचने के लिए खरीदी हैं, और विच आर यूज फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो मेंट टू बी सोल्ड, या कोई ऐसा कच्चा माल खरीदा है जिससे आप प्रोडक्ट बनाओगे, उस प्रोडक्ट को बेचोगे। यानी कोई भी आइटम जिसका आप बिजनेस कर रहे हो उसको हम लोग गुड्स कहते हैं। ठीक है, अब गुड्स के लिए अकाउंट्स में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, अब जरा उन टर्मों को देख लेते हैं। पहला है परचेज, यानी गुड्स को गुड्स नहीं लिखते हैं, इसी जगह इन नामों का यूज करेंगे। पहला है परचेज। व्हेन गुड्स आर कमिंग टू अस, यानी जब माल हमारे पास आ रहा हो, ड्यू टू परचेज, और क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने खरीदा। देन इट इज डिनोटेड बाय परचेज, तो हम गुड्स को गुड्स ना लिख के परचेज लिखेंगे। अगर माल हमारे पास आ रहा है खरीदने के द्वारा तो हम उसको परचेज बोलेंगे। दूसरा है सेल्स। व्हेन गुड्स आर गोज आउट, जब माल हमारे पास से जा रहा है, ड्यू टू सेल, क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने माल बेच दिया। देन इट इज डिनोटेड बाय सेल्स, तो इस गुड्स को हम लोग सेल से डिनोट करेंगे। परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड एक ही बात है, चाहे परचेज रिटर्न बोलें या रिटर्न आउटवर्ड बोलें। व्हेन परचेज गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर, यानी हमने माल खरीदा, माल डैमेज है, खराब है, या नमूने के हिसाब से नहीं है और हम उसको वापस कर रहे हैं, देन इट इज डिनोटेड बाय परचेज रिटर्न, तो उस गुड्स को हम लोग परचेज रिटर्न से शो ऑफ करेंगे। ठीक है, आगे देखो जरा। नंबर 4, सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड्स भी कहते हैं। व्हेन कस्टमर रिटर्न गुड्स सोल्ड टू देम, यानी हमने जब कस्टमर को माल बेचा है, अगर कस्टमर वो माल हमें वापस कर देता है, देन दिस गुड्स इज डिनोटेड बाय सेल रिटर्न, तो इस माल को हम सेल रिटर्न के नाम से डिनोट करेंगे। जब कस्टमर माल हमारे पास वापस करेगा तो माल हमारे पास आएगा, आने वाली चीज डीआर होती है, डेबिट साइड में लिखेंगे, और किस नाम से लिखेंगे? सेल रिटर्न के नाम से। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है? द टर्म ओपनिंग स्टॉक मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, whereas the term closing stock means the value of goods lying unsold at the end of the accounting period. ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि जब ये ईयर स्टार्ट हुई हमारी, तो ईयर के पहले दिन, साल के पहले दिन कितनी वैल्यू का गुड्स हमारे गोडाउन में रखा हुआ है जो अभी बेचा नहीं हम लोगों ने। और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि जब ईयर एंड हो रही है उस दिन कितने रुपए का माल हमारे गोडाउन में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये है ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। तो ये गुड्स के टर्म्स हो गए। ठीक है, तो बच्चों ये सारे नोट्स जो आपको मैंने अभी समझाए हैं, आप चाहें तो accountsmagic.com पर चले जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, और फाउंडेशन सीरीज के नाम से नोट्स डले हुए हैं, उनको आप डाउनलोड कर लो। ठीक है, अब इस नोट्स के बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज सॉल्व कराने वाला हूं, इन्हीं रूल के हिसाब से कैसे सॉल्व करनी है, डेबिट और क्रेडिट कैसे छाड़ना है। एक्सरसाइज नंबर 2 आपको अपने आप करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3 और 4, ये 2 एक्सरसाइज और आपको मिल जाएंगे accountsmagic.com पर, उनको भी सॉल्व कर लेना अच्छी तरह। जितना सॉल्व करोगे सीख जाओगे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें एक्सरसाइज 2, 3, 4 तीनों ही एक्सरसाइज सॉल्यूशन डले होंगे, तो अपना उन एक्सरसाइज को आप चेक कर सकते हो। तो चलो अब देखते हैं डेबिट क्रेडिट में रूल के हिसाब से हम लोग किस प्रकार से ट्रांजेक्शन को डिवाइड करेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 पर चलो। तो बच्चों ये है एक्सरसाइज नंबर 1। अब पहली एंट्री देखो क्या है, पहला ट्रांजेक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड टू राम। ठीक है, तो आप पहले तो इसको नोट कर लो, एक्सरसाइज 1 को आप नोट कर लो अच्छी तरह से। ये देखो, ये पूरी एक्सरसाइज है, 12 एंट्रियां हैं, इनको नोट कर लो वीडियो पॉज करके, या accountsmagic.com पे चले जाओ और वहां से इसको डाउनलोड कर लो जैसा आपको उचित लगे, या अभी समझ लो बाद में नोट कर लेना जैसा आप चाहो। तो पहली एंट्री है गुड्स सोल्ड टू राम। अब यहां देखो गुड्स के नीचे अंडरलाइन है, राम के नीचे अंडरलाइन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बताना है मुझे कि गुड्स यानी माल पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है।
दिमाग में जाओ, मैंने बताया था माल के बारे में, गुड्स के बारे में पूरे आपको टर्म बताए थे। गुड्स क्या चीज होती है, कोई भी वस्तु जिसका अपन बिजनेस कर रहे हो। तो आप सोचो गुड्स को आप देख पाओगे नहीं देख पाओगे? देख पाओगे ना, वस्तु है, देख पाओगे, छू भी पाओगे। तो जो वस्तु दिखाई दे, छू जाए, कौन सा अकाउंट होती है? रियल अकाउंट। तो इसके नीचे तो लिख दो आर। राम, अब राम बताओ पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? यस, राम एक व्यक्ति है, व्यक्ति पर्सनल अकाउंट होता है, तो ये पी हो गया। तो अपन ने छांट लिया गुड्स रियल है और राम पर्सनल है। और ये ध्यान रखो, मैं भी जनरल एंट्री करना नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपको ट्रांजेक्शन को डेबिट क्रेडिट में कैसे बांटते हैं ये सिखा रहा हूं। ठीक है, एंट्री करना हम लोग वीडियो नंबर 2 में सीखेंगे। तो अब देखो गुड्स है रियल, तो अब जरा रियल का नियम पढ़ो जरा क्या है। इस प्रकार से नियम लिख लेना और ये दवाई की तरह, और इनको साथ रखो अपने जब तक आप ये जनरल एंट्रियां सीख रहे हो। तो रियल का रूल है डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। अब आप गुड्स सोल्ड कर रहे हो, बेच रहे हो, तो बताओ अगर गुड्स बेचोगे तो गुड्स आएगा कि जाएगा? जाएगा, आपके पास से जाएगा। जाने वाली वस्तु सीआर होती है, तो गुड्स को हमें सीआर में लिखना है। और टर्म आपको मैंने क्या बताया था कि जो माल हमारे पास आएगा उसको हम परचेज से दिखाएंगे, जाएगा उसको हम सेल से दिखाएंगे। तो गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो सीआर साइड में क्या लिखेंगे अपन? गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। ठीक है। अब राम है पर्सनल, पर्सनल रूल क्या है बच्चों? पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। तो गुड्स सोल्ड टू राम, राम को माल बेच रहे हो, तो राम पा रहा है कि दे रहा है? आप माल बेच रहे हो तो राम पा रहा है ना, और पाने वाला डी आर होता है, तो डी आर साइड में लिख दो राम। हो गई एंट्री। इस प्रकार से डी आर और सी आर छांटने, बस सिंपल सा। मजा आया? मजा जरूर लेना, बिना मजे काम नहीं चलेगा। अब देखो जरा अगली एंट्री देखो, गुड्स रिटर्न बाय राम। तो पहले तो पर्सनल रियल छांटेंगे। गुड्स वस्तु है, वस्तु रियल अकाउंट होती है, इसके नीचे आर लिख दो। राम व्यक्ति है, पर्सनल अकाउंट हो गया। अब एंट्री क्या है? गुड्स रिटर्न बाय राम, राम ने माल वापस किया। अब गुड्स है रियल, रियल का रूल क्या है? आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। सोच के बताओ, राम माल वापस कर रहा है तो माल तुम्हारे पास आ रहा है कि जा रहा है? जब राम माल वापस करेगा तो माल हमारे पास आएगा, तो हमें इसको डेबिट में दिखाना है। लेकिन ये माल क्यों आ रहा है हमारे पास? खरीदने के द्वारा नहीं आ रहा है, ये हमने माल बेचा था, वापस आ रहा है। तो इसके लिए कौन सा टर्म यूज करेंगे? परचेज नहीं यूज करेंगे, सेल रिटर्न यूज करेंगे। तो डी आर साइड में लिख दो सेल्स रिटर्न, गुड्स की जगह सेल्स रिटर्न। राम पर्सनल है, रूल क्या था पर्सनल का? पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। अब राम माल वापस कर रहा है तो राम दे रहा है आपको माल, देने वाला सी आर होता है, तो सी आर साइड में लिख दो राम। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड, अच्छी तरह समझो, बहुत इजीली समझ में आएगा। अगली एंट्री देखो, गुड्स परचेज फ्रॉम हरि। तो पहले वही पर्सनल रियल छांटेंगे। गुड्स वस्तु है रियल, हरि व्यक्ति है पर्सनल। अब गुड्स परचेज फ्रॉम हरि, गुड्स आप हरि से खरीद रहे हो, तो गुड्स रियल है, रियल का रूल आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। जब गुड्स हरि से खरीद रहे हो तो गुड्स हमारे पास आ रहा है, आ रहा है तो डी आर होगा। क्यों आ रहा है? हमने खरीदा है, खरीदा हुआ माल खरीदा हुआ माल हमारे पास आएगा तो हम किससे डिनोट करेंगे? परचेज से। तो डी आर साइड में लिख दो परचेज। हरि पर्सनल है, पर्सनल रूल पढ़ो। पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। हरि से खरीद रहे हो बेटा, तो हरि पा रहा है कि दे रहा है? दे रहा है, और देने वाला सी आर होता है, तो सी आर साइड में लिख दो हरि। क्लियर? एंट्री नंबर 4 को देखो, गुड्स रिटर्न टू हरि। अब हम हरि को माल वापस कर रहे हैं, तो पहले तो पर्सनल रियल छांटेंगे। गुड्स वस्तु है रियल और हरि व्यक्ति है पर्सनल। तो गुड्स रियल है, रियल का रूल आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। गुड्स रिटर्न टू हरि, हरि को माल वापस अगर आप करोगे तो माल आपके पास आएगा कि जाएगा? माल वापस कर रहे हो ना, जाएगा, तो सी आर होगा। अब इस माल को हमारे पास जा रहा है, लेकिन क्यों जा रहा है? क्योंकि हम खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं, तो हम सेल नहीं लिखेंगे, इस माल को किससे नोट करेंगे? परचेज रिटर्न से। तो माल जा रहा है तो सी आर साइड में लिख दो परचेज रिटर्न। हरि पर्सनल है, रूल क्या है पर्सनल का? पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। अब हरि को माल वापस कर रहे हो तो हरि पा रहा है, पाने वाला डी आर होता है, तो हरि को कर दो डी आर। हो गई एंट्री। अब एंट्री नंबर 5 को देखो क्या है। एंट्री नंबर 5 है कार परचेज फॉर कैश। तो पहले तो कोई पर्सनल रियल छांटोगे, तो बताओ कार पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? दिखाई देगी ना, तो रियल है। और कैश यानी रुपया, जो तो ब्रह्मा है, ताई लड़ाई इसी की है, रुपया भी दिखाई देगा, तो ये भी रियल है। दोनों ही रियल हैं, तो रियल का रूल पढ़ो क्या है? डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड्स गोज आउट। आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। जब कार खरीद रहे हो कैश में, तो क्या आएगा क्या जाएगा? जब कार खरीद रहे हो तो कार आपके पास आएगी, तो डी आर हो जाएगी, और रुपया आपके पास से जाएगा तो कैश सी आर हो जाएगा। तो डी आर साइड में लिखो कार, और रुपया जा रहा है तो कैश को सी आर साइड में। अब यहां पर हमने कार ही लिखा है,
गुड्स, इसमें कन्फ्यूज मत हो ना, खरीदा तो गुड्स परचेज लिखेंगे, सेल लिखेंगे। कार माल नहीं है, गुड्स नहीं है। गुड्स वो चीज होती है इसका मतलब बिजनेस कर रहे होते हैं। कार लिखा है यानी ये असेट्स है। फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, फिर वही छांटेंगे पर्सनल रियल। फर्नीचर कुर्सी मेजें दिखाई भी देंगी, छुई भी जाएंगी, रियल। और कैश, कैश भी रियल है, रुपया है, दिखाई भी देगा, छुआ भी जाएगा, दोनों रियल है। रूल क्या था रियल का? आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। फर्नीचर बेच रहे हो तो जब फर्नीचर बेचोगे तो क्या चीज आएगी, क्या चीज जाएगी? ध्यान से सोचना, फर्नीचर बेचोगे तो फर्नीचर तो जाएगा, और क्या चीज आएगी? रुपया आपके पास आएगा। तो आने वाली चीज डी आर, तो कैश को कर दो डी आर, और फर्नीचर आपके पास से जा रहा है तो फर्नीचर को कर दो सी आर। ठीक। एंट्री नंबर 7 देखो, रेंट रिसीव्ड फॉर कैश। तो अब जरा बताओ, रेंट यानी किराया। अपने दिमाग में जाओ, जब मैं किराया बोल रहा हूं तो किराए की तस्वीर बन रही है आपके दिमाग में? नहीं बननी ना, ब्लैंक हो गया ना, जो किराए को रूप रंग आकार होता ही नहीं है। जिसकी तस्वीर नहीं बनती वो नॉमिनल अकाउंट होता है। कैश रुपया, रियल। अब नॉमिनल का नियम पढ़ो, खर्चे आने डी आर, आई लाफ सी आर। अब नॉमिनल का रूल पढ़ो, खर्चे आने डी आर, आई लाफ सी आर। तो जब रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो सोच के बताओ कि रेंट आपके लिए खर्चा है कि इनकम है? आपको मिल रहा है तो इनकम हुई ना, और इनकम होती है, आय का मतलब इनकम होता है, इनकम होती है उसको सी आर साइड में लिखते हैं, तो सी आर साइड में लिख दो रेंट। कैश रियल, रूल लगा दो, आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। जब रेंट रिसीव्ड हो रहा है तो रुपया आपका आ रहा होगा, आ रहा होगा तो आने वाली चीज डी आर होती है, तो कैश को कर दो डी आर। ठीक। 8वीं देखो, सैलरी पेड फॉर कैश। सैलरी यानी वेतन। अब दिमाग में जाओ, सैलरी का कोई रूप रंग आकार बनना है? नहीं बनना ना, सैलरी कुछ नहीं होती है, जिसका रूप रंग आकार ना बने वो नॉमिनल। कैश रियल, नॉमिनल का रूल दोबारा पढ़ो, खर्चे आने डी आर, आई लाफ सी आर। सैलरी पेड कर रहे हो तो सैलरी खर्चा हुआ कि इनकम हुई? दे रहे हो ना आप, तो खर्चा हुआ आपके लिए, और खर्चा डी आर होता है, तो डी आर साइड में लिख दो सैलरी। कैश रियल, रूल लगाओ, आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। सैलरी जब पेड करोगे, वेतन दोगे तो रुपया आएगा कि जाएगा? जाएगा, जाने वाली वस्तु सी आर। ठीक। एंट्री नंबर 9 को देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में रुपए जमा किया। अब कैश तो वस्तु है, दिखाई भी देगा, छुपा भी जाएगा, रियल। और बैंक क्या है? बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, तो जो व्यक्ति और संस्था होते हैं पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो ये पर्सनल हो गया। अब रियल का रूल पढ़ो, आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। तो कैश जब बैंक में जमा कर रहे हो तो कैश आपका आएगा कि जाएगा? जब आप जमा करोगे तो कैश आपके पास जाएगा, जाने वाली वस्तु सी आर, तो कैश को सी आर कर दो। बैंक पर्सनल, रूल लगाओ, पर्सनल का रूल क्या है? पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। आप बैंक में जमा कर रहे हो तो बैंक पा रही है कि दे रही है? पा रही है, पाने वाला डी आर, तो बैंक को डी आर कर दो। अगला देखो, कमीशन रिसीव्ड फॉर कैश। तो कमीशन पर्सनल, रियल के नॉमिनल। कोई तस्वीर बनी कमीशन जब मैं बोल रहा हूं तब? नहीं बनी, तो जिसकी तस्वीर ना बने वो नॉमिनल। कैश तो रुपया है, रियल हो गया। नॉमिनल का रूल पढ़ो, खर्चे आने डी आर, आई लाफ सी आर। आय का मतलब इनकम होता है, तो कमीशन आपको मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है, तो ये आपके लिए खर्चा है कि इनकम है? आपको मिल रहा है ना, तो इनकम हुई, इनकम क्रेडिट होती है, तो सी आर साइड में लिख दो कमीशन। कैश यानी रियल, रियल का रूल पढ़ो, आने वाली वस्तु डी आर, जाने वाली सी आर। जब कमीशन आपको मिल रहा है तो रुपए आपको आएंगे कि जाएंगे? आएंगे आपके पास, और आएंगे तो डेबिट हो जाएगा, आने वाली वस्तु डी आर, कैश हो गया डी आर। अगला देखो, फ्रेट पेड फॉर कैश। फ्रेट यानी भाड़ा। अब भाड़ा जो ट्रक वाले को अपने रुपए देते हैं, तो ये पर्सनल है, रियल है कि नॉमिनल है? जब मैं भाड़ा बोल रहा हूं तस्वीर बन रही भाड़े की? नहीं बन रही ना, तो नॉमिनल। कैश रियल, नॉमिनल का रूल, खर्चे डी आर, इनकम सी आर। जब फ्रेट पेड कर रहे हो, फ्रेट दे रहे हो, तो ये खर्चा है कि इनकम है? खर्चा है, तो डेबिट हो गया, डी आर में लिख दो फ्रेट। कैश रियल, आने वाली चीज डी आर, जाने वाली सी आर। जब फ्रेट पेड करोगे तो रुपए आपको आएंगे कि जाएंगे? जाएंगे आपके पास से, तो कैश हो जाएगा सी आर। अंतिम एंट्री देखो, कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। विड्रू का मतलब निकालना। कैश यानी रुपया, रियल। बैंक संस्था है, पर्सनल। अब रियल का रूल क्या है? आने वाली चीज डी आर, जाने वाली सी आर। कैश विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से रुपया निकालोगे अगर आप, तो रुपया आपके पास आएगा कि जाएगा? जब बैंक से निकालोगे तो आएगा आपके पास। आने वाली चीज डी आर, तो कैश को डी आर कर दो। बैंक पर्सनल है, पाने वाला डी आर, देने वाला सी आर। जब बैंक से निकाल रहे हो तो बैंक आपको दे रही है, देने वाला सी आर होता है, तो बैंक हो गई सी आर। ये आपकी पूरी एक्सरसाइज हो गई। आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा डी आर सी आर में कैसे बांटते हैं, आ गया ना अच्छी तरह। अब ये एक्सरसाइज नंबर 2 है,
ये एक्सरसाइज नंबर 2 है। ये सेम वैसी ही एंट्रियां हैं, बस नाम बदल दिए हैं मैंने। इन एंट्रियों को आपको अपने आप करना है, जैसा भी सिखाया वैसे ही छांट के करना है। ये 12 एंट्रियां हैं। चाहो तो वीडियो पॉज कर लो और पॉज करके इन एंट्रियों को रिकॉर्ड कर लो, जैसे लिखा है वैसे लिख लेना। ये रही नीचे पूरी। फिर accountsmagic.com का लिंक नीचे दिया हुआ है फाउंडेशन सीरीज का, उस पर क्लिक करो और वहां से इनको डाउनलोड कर लो। एक्सरसाइज नंबर 3 और 4, ये 2 एक्सरसाइज और हैं। ये 4 एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा, वीडियो नंबर 1 का ए, उसमें हम इन तीनों ही एक्सरसाइज को सॉल्यूशन उसमें डालेंगे। तो करने के बाद उससे आप चेक कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब जल्दी मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में।